तो सबसे पहले 5 की बात की बड़ी स्टोरी। मध्य प्रदेश के 50,000 सरकारी कर्मचारी सैलरी क्यों नहीं ले रहे हैं? एमपी की सरकारी फाइलों के तहखाने में दबी एक कहानी सामने आई है, जो अगर सच निकली तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सैलरी घोटाला साबित हो सकता है। हालांकि प्रदेश के आयुक्त ट्रेजरी ने डेटा ऑडिट के दौरान इस संभावित गड़बड़ी को पहचानकर समय रहते एक बहुत बड़े खतरे को टालने की पहल की है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि इन भूत कर्मचारियों का रहस्य क्या है। देखिए अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो सरकारी तहखाने में दबी हुई है 50,000 कर्मचारियों के वेतन की कहानी। कौन है ये कर्मचारी और कहाँ जा रहा है इनका वेतन? हर महीने इनके खाते में वेतन जाता है, लेकिन ये कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। तो ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है यहाँ पर एक रहस्य का। तो आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रहस्यों से भरपूर प्रदेश है। यहाँ लोग जितने सीधे और सरल हैं, सिस्टम उतना ही अजीबो-गरीब और विचित्र। अब देखिए ना, यहाँ 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो वेतन ही नहीं लेते। चौंकी मत, हमारी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यही सच है। मध्य प्रदेश में एक दो नहीं, पूरे 50,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास वैध एम्प्लॉय कोड है, उनके नाम दर्ज हैं, लेकिन 6 महीने से उनकी सैलरी ट्रेजरी से नहीं निकाली गई। इससे पहले कि कोई संभावित गबन हो, ट्रेजरी विभाग ने खुद जांच शुरू की और सभी डीडीओ से जवाब मांग लिया। जांच का मकसद सीधा है, कोई भूत कर्मचारी सिस्टम में मौजूद तो नहीं। ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके एम्प्लॉय कोड हैं, पहचान नहीं, नाम है, काम नहीं, पद हैं, पद चिन्ह नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी खातों में कर्मचारी तो हैं, लेकिन भूतों ने अपना नाम आधार कार्ड से लिंक करवा लिया हो। तेईस मई को ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने सारे आहरण अधिकारी यानी डीडीओ को जो चिट्ठी लिखी है, उसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। इसमें कहा गया है कि IFMIS सिस्टम में ऐसे रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों का डाटा है जिनकी तनख्वाह दिसंबर 2024 से नहीं निकली। इनके कोड सक्रिय हैं, लेकिन मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तिथि IFMIS में एंट्री नहीं हुई है। IFMIS पोर्टल पर एग्जिट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वेतन नहीं निकाला जा रहा है। सवाल है, वो कौन है जो सैलरी नहीं उठा रहे? अकाउंट्स कमिश्नर ने ये चिट्ठी इस चिंता में लिखी है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। 40,000 रेगुलर कर्मचारी, 10,000 अस्थायी कर्मचारी, 230 करोड़ रुपए की रुकी हुई तनख्वाह, 6,000 से ज्यादा डीडीओस अब रडार पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों के कोड एक्टिव हैं, यानी वेतन किसी भी दिन निकाला जा सकता है। कमिश्नर ट्रेजरी ने एनडीटीवी को बताया है कि हम नियमित रूप से डेटा विश्लेषण करते हैं और ये विसंगति उसी दौरान देखी गई। मैं पूरी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन खातों से वेतन निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जांच संभावित गबन की आशंका को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। राज्य भर में अब सभी डीडीओ से सर्टिफिकेट मांगा गया है कि उनके दफ्तर में कोई अनाधिकृत कर्मचारी काम तो नहीं कर रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रहस्यों पर से पर्दा जरूर उठेगा। एक सीनियर वित्त अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, अगर किसी की तनख्वाह 6 महीने से नहीं निकली और वो एग्जिट भी नहीं हुआ तो ये सीधा शक पैदा करता है। और विभाग के पास अब जवाब देने के लिए 15 दिन का समय है। कौन इस लिस्ट में है, कौन काम पर है, ये पता करना है और ये भी जानना है कि कौन सिर्फ सैलरी में दर्ज है और असल में गायब। एनडीटीवी की टीम ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ास से सवाल किया। जैसे ही सवाल पूछा गया, मंत्री जी घबरा गए। चंद लफ्जों को बयां करने के लिए मंत्री जी ने जो फुर्सत निकाली उसे सुनना जरूरी है। लेकिन ऐसे 50,000 कर्मचारी सर जिन्होंने अभी अपनी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल सकती है चीज़ें। अब ये सब प्रक्रिया जो भी होती है वो नियमानुसार होती है, सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर के।
तो ये जो लोग अभी अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो इससे कहीं वो मैटर नहीं करता है? वो उनका अलग मामला चल रहा है कुछ? जो भी होगा वो नियम प्रक्रिया से होगा, है ना, नियम से होगा जो भी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पिछले 25 साल से जिन कर्मचारियों को तनख्वाह ट्रेजरी से निकल रही थी, लगभग 500 करोड़ रुपए साल, वो कर्मचारी अब मिल नहीं रहे। सरकार ने आदेश दिया कर्मचारी ढूंढो, यानी कितनी प्रशासनिक अराजकता है। और इससे पहले लगभग 500 करोड़ रुपए साल की अगर सैलरी निकली, यानी 25 साल में 12,500 करोड़ की सैलरी निकली, तो ये 12,500 करोड़ गए कहाँ अगर आज कर्मचारी नहीं है तो 6 महीने से 250 करोड़ रुपए नहीं निकलना, 50,000 60,000 कर्मचारियों का नहीं मिलना, इसका सरकार को आदेश देना। टोटल 4.5 लाख कर्मचारी है मध्य प्रदेश में, जिसमें 50,000 मिसिंग हो गए। यानी ये क्या अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है। कमाल है। इतने गंभीर मामले में भी जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। अगर हर घोटाले का जवाब ठीक है से दिया जाए तो फिर सीएजी की रिपोर्ट्स का क्या मतलब? दरअसल ये सिर्फ सैलरी रुकने का मामला नहीं है। अगर इन 50,000 में से कुछ भी कर्मचारी भूत कर्मचारी निकले तो सवाल उठता है कि आखिर इस सिस्टम को चला कौन रहा है? क्या सैलरी बैकडेट में निकाली जा सकती है? क्या 230 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पहले से दबा है? मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब पैदा होना ज़रूरी नहीं है। सिस्टम में नाम, कोड और भूतिया मौजूदगी ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो तनख्वाह नहीं लेते, शायद आत्मसंतोष की ट्रेनिंग ले रहे हैं या भागवत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो कहता है कर्म करो फल की चिंता नहीं। कोड एक्टिव है, बंदा इनएक्टिव, और सिस्टम कह रहा है ऑल इज़ वेल। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो चलिए अनुराग द्वारी से इस पर हम बातचीत करेंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, तो पहले चलते हैं उस खबर पे। खबर ये है कि सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, जिसमें दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सहारनपुर के चिल्काना इलाके में एक रूटीन अभ्यास के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के अधिकारी भी मौके पे पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं इस पर पंकज इस पर और क्या जानकारी अब तक आ हम आपसे बात कर रहे हैं आपसे पहले, जी हाँ, वहाँ के जो रूरल एसपी हैं सागर जैन, उनसे जो अभी बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, अब से करीब 10 मिनट पहले वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। कुछ देर पहले ये सरसावा एयरफोर्स स्टेशन है एक सहारनपुर के पास में, वहीं से ये ट्रेनिंग के लिए, अभ्यास के लिए उड़ा था, उड़ान भरी थी ये, और यमुना नदी के आसपास के इलाकों में ये एक्सरसाइज कर रही थी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया जिसके बारे में अभी डिटेल नहीं पता चल पाया है, और उसकी वजह से इस हेलीकॉप्टर को जो इंडियन एयरफोर्स की है उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और दोनों पायलट जो बताए जा रहे हैं वो दोनों सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी तरीके की कोई जान माल के नुकसान की बात नहीं है। तो चलिए धन्यवाद आपका। जिसमें जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी वहां से टेक ऑफ कर चुका है ये हेलीकॉप्टर और दोनों पायलट सुरक्षित हैं। अच्छी बात ये है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है सहारनपुर के पास। लेकिन अब जो पंकज झा खबर दे रहे थे कि वहाँ से फिर वो जो विमान सेना का था वो टेक ऑफ कर चुका है और दोनों पायलट इसमें सुरक्षित बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सेना के हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग के बाद वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश की अपनी खबर पे, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट है कि यहां पर सरकारी फाइलों के तहखाने में एक कहानी दबी हुई थी जो सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके नाम हैं वहां पर, जिनके कोड एक्टिव हैं, पर वो सैलरी नहीं ले रहे, उनकी वहां पे भर्ती हुई है। तो पूरी कहानी क्या है, अनुराग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर बातचीत के लिए। अनुराग, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन संक्षेप में समझाइए कि यहाँ हो क्या रहा है, कितना बड़ा ये घोटाला था, किस तरह से घोटाला सामने आया। तो लोग वहाँ पर फाइलों में उनके नाम हैं, कोड हैं, एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो हैं नहीं। कुछ अजीब कहानी है ये। देखिए,
बिल्कुल नगमा, संक्षेप में आपको बता दूं तो लगभग 5 महीने पहले तो हो सकता है कि ये तनख्वाह भी उठाते हों। 50,000 कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, लगभग 6 लाख कर्मचारी हैं, तो लगभग 9 से 10% के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। तो अगर ये गायब हैं तो यानी सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, और अगर ये पहले थे तो यानी बहुत बड़ा फंड लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उन्हीं से समझना चाहेंगे क्योंकि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। क्या ये बहुत बड़ा घोटाला इसको मानते हैं जो एनडीटीवी सामने लेकर आया है? ये पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अनुराग आपको भी और एनडीटीवी को भी कि आखिर मध्य प्रदेश का चोली दामन का साथ हो गया। घपले, घोटाले, क्राइम, क्रिमिनल, ये सब मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख कर्मचारी हैं। अगर 50,000 कर्मचारियों का सवाल उठता है तो ये लगभग 20% के आसपास जगह बनती है, तो ऐतिहासिक नंबर है। दूसरी बात, अगर आज से 6 महीने पहले सैलरी उठ रही थी और सैलरी निकल रही थी और 6 महीने बाद रुकी है, तो आखिर कारण क्या है? और फिर सरकार को निर्देश क्यों देने पड़े कि कर्मचारी ढूंढो, सैलरी क्यों नहीं ले रहे? यानी ये क्या मांजरा है? ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि देश के सामने अनोखा मामला आया है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि अगर 50,000 इतना बड़ा नंबर कर्मचारियों का है और वो सैलरी नहीं उठा रहा है। अगर सैलरी नहीं उठा रहा है तो सरकार ने निर्देश दे दिए कि ढूंढो कौन है। नहीं तो अगर 500 करोड़ रुपए साल की सैलरी 12 साल तक रहते रहे तो 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घपला है, इसको भी मानना पड़ेगा। यही तो अजब है मध्य प्रदेश, गजब है मध्य प्रदेश। देखिए, तो साफ तौर पर पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि उनकी गणना में 12,000 करोड़ से ज़्यादा का मामला हो सकता है। नगमा, अपने आप में अनोखा मामला, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कर्मचारी तनख्वाह के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन यहाँ 10% लगभग ऐसे कर्मचारी हैं जो तनख्वाह ही नहीं ले रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि कौन। इसलिए एक सर्टिफिकेट मांगा गया सारे डीडीओ से कि आप बताएं कि कौन कर्मचारी कैसे हैं और कैसे काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। घोटाला सामने आया है। ये 50,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं और एक लंबे समय से ये घोटाला चल रहा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग द्वारी, जीतू पटवारी मौजूद थे उनके साथ में और बता रहे हैं कि एक बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने एनडीटीवी का कि एक इतना बड़ा घोटाला सामने लेकर आए हैं जिसमें एक 50,000 कर्मचारियों का ये मामला है। भूत कर्मचारी हैं, क्योंकि कर्मचारी तो हैं लेकिन वो सैलरी नहीं ले रहे अपनी, और अगर वो वहाँ पर काम करते हैं तो फिर सैलरी क्यों नहीं लेते, और अगर वहाँ पे काम नहीं करते हैं तो फिर इनका नाम वहाँ क्यों है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस रिपोर्ट के बाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है और आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। रेप की घटना के बाद ही पुलिस एक्शन में आ गई थी। आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गईं। पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई जिसमें एक स्कूटी दिखाई दी। स्कूटी की पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा को ट्रेस किया। आरोपी भागने की फिराक में था। इससे पहले कि जिले की सीमा छोड़ता उसका सामना पुलिस से हुआ। पुलिस को देख उसने फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी दीपक वर्मा को गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने उसके पास से हथियार, स्कूटी और कारतूस बरामद किए हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये बलात्कार का जो मामला सामने आया उसके बाद इसमें अब जो इसमें आरोपी है उसकी अस्पताल में मौत भी हुई है, और उसके बाद क्या डिटेल्स सामने आ रहे हैं उसके और क्या जानकारियां मिली हैं? सबसे दुखद ये है नगमा, जिस 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत अभी भी खतरे में है। बहुत स्थिति उसकी खराब है। डॉक्टर उसको लगातार बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 5 जून की सुबह करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास की घटना होगी। अब तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहा है, वो कैसे आया, और जो अपनी बच्ची अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पे सो रही थी। सोचिए ना, 3 साल की बच्ची थी और उसको वो अब सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कैसे आता है, अंगड़ाई ले रहा है, फिर बच्ची को उठाकर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर ले जाकर जहाँ पर बच्ची सो रही थी उससे कुछ ही दूरी पर मेट्रो स्टेशन के पास छोड़कर चला गया। उसके नाना ने जब उसकी आवाज़ सुनी रोने की, तब जाकर के सबको इस घटना के बारे में पता चला। हालांकि पुलिस बहुत एक्टिव हुई। जिस तरह की घटना थी, पुलिस ने लगातार उसको स्कूटी से, उस स्कूटी के नंबर से पहचान लिया
और फिर उसकी तलाश शुरू हुई। वो भागने की फिराक में था, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया और आज सवेरे तड़के जो है वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और बाद में उसकी मौत भी हो गई है। लेकिन ये सबक है, और जिस तरीके से आमतौर पर बड़े शहरों में, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फुटपाथ पर लोग सोते हैं, इस तरह घटना कहीं भी हो सकती है। तो ये किया गया है कि नाइट पेट्रोलिंग, जिसे रात्रि गश्त कहते हैं, उसको बढ़ाने की बात आज डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ से कही गई है, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका पंकज। आपने सही कहा कि ये एक सबक भी है कि सड़कों पर जो लोग सो रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और ख़ास करके नाइट पेट्रोलिंग की बात यहाँ पर सामने आई और जिस तरह से आरोपी को भी सज़ा मिली जल्द से जल्द, वो भी एक सबक है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 4 जून की सुबह में LTT नांदेड़ स्पेशल एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे डॉक्टर दंपति के साथ लूट की वारदात हुई। एक शख्स कोच में चढ़ा और महिला डॉक्टर का पर्स छीनने की कोशिश की और फिर ट्रेन से कूद गया। महिला ने पर्स बचाने की कोशिश में पीछा किया, लेकिन संतुलन खोकर वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। वहीं अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनके पति भी ट्रेन से कूद पड़े। इस दौरान उनकी लुटेरे से झड़प हुई और वो ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें उनका हाथ कट गया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उनको मदद करने के सोचा और तुरंत उनको गाड़ी में बिठाया उधर। तो बिठाए तो पेशेंट जो आया उनका जो हाथ कट गया था पूरा, बोले तो यहाँ से कट गया था और स्कार्फ से पैक किया था उन्होंने, इसलिए मैं उनको गाड़ी में बिठाया और जो लेडीज थे उनको पीछे बिठाया। उधर से उनको कम से कम 3-3.5 किलोमीटर जाके उनको रिक्शा में बिठाया। रिक्शा वाले को पेमेंट किया, उसको बोला इनको फोर्टिस हॉस्पिटल में छोड़िए, तब तक मैं पहुंचता हूँ। तो उनको रिक्शा से छोड़ के मैं मेरा डिलीवर करके उधर फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गया था। उधर से आवाज किया तो मैं सो के उठा, बोलता है कि चाची देखो, तो वही इतना हाथ कटेला पड़ा था, लेके गया गोनी में। किसका हाथ था, कुछ पता चला, कुछ बताया? वो कुछ नहीं बताया, खाली उधर से दिखाया मुझे। ये कितने बजे का मामला था जो आपने देखा? ये कितने बजे हुआ? ये सुबह आया था इन लोग 6:30-7 बजे। कौन सी तारीख को? 4 तारीख को। 4 तारीख को। आपको कुछ बताया कि क्या? कुछ नहीं बताया, वो 2 पुलिस लोग थे और हमाल था, तो उधर से आया, आवाज किया, बोलता चाची ये देखो, मैं बोला लेके जा। मामला मुंबई के LTT से नांदेड़ जाने वाली एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का है, जहां पर एक डॉक्टर दंपत्ति यात्रा कर रहा था S4 डिब्बे में। तकरीबन 3:35 पर ये ट्रेन LTT स्टेशन से निकलती है और भांडुप और कांजून मार्ग के बीच में स्लो होती है। उस बीच में एक चोर ट्रेन में चढ़ता है और दंपत्ति की जो पत्नी है उनसे एक हैंडबैग चोरी करने की कोशिश करता है। हैंडबैग चोरी करने की कोशिश में दोनों के बीच में छीना झपटी होती है। जो चोर होता है वो बैग लेके नीचे कूदने की कोशिश करता है, उसके साथ साथ जो महिला होती है वो भी कूदती हैं, उसमें इंजरी होती है उनको। उसके बाद जो महिला के पति थे वो कूदते हैं, मगर इस पूरे मामले में जो पति थे महिला के, उनका हाथ कट जाता है। हम अभी जहां पर खड़े हैं वो वही जगह है, भांडुप और कुर्ला के बीच की जो रेलवे लाइन है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। तकरीबन 3:35 या 40 मिनट के आसपास ये पूरा हादसा हुआ था। इस मामले में कुर्ला GRP ने FIR दर्ज की है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। लगातार जो है उस आरोपी को खोजने की कोशिश की जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरी। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने उस वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की। देखिए मुकेश की ये रिपोर्ट। इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में यहाँ से निकलने वाली है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ तस्वीर आपको दिखा पाऊँ।
ट्रेन के अंदर हलचल है। हालांकि अभी कोई यात्री इसके अंदर नहीं बैठे हैं, सारे पत्रकार साथी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, वो सब बैठे हुए हैं। जो कॉमर्शियल ट्रेन है वो कल से शुरू होगी, तो एक एक्साइटमेंट है सब में। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस यात्रा में, इस सफ़र में जो इसकी शुरुआत हो रही है, मैं भी इसका साक्षी हूं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतिहास के उस पल के आप गवाह होने जा रहे हैं जिसका सालों से इंतजार था। हर कोई सपना देख रहा था कि कब कश्मीर जो है देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और पहले वो बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से मिलने के बाद वो इस ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरे को साथी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। क्या करते हैं आप? जी, मैं भी पत्रकार हूं। मैं ईटीवी भारत के साथ वाबस्ता हूं, लेकिन श्रीनगर का रहने वाला हूं मैं, कश्मीर का। जी जी। ये आप बताइए कि कितनी बड़ी बात है आपके लिए, आप तो श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, कितनी बड़ी बात है आपके लिए ये इस ट्रेन का शुरू हो? बहुत बड़ी बात है ये। पहले मैं मुबारकबाद, बधाई देना चाहूँगा एनडीटीवी टीम को भी जो यहाँ आए, और आपको भी, आपके पूरे परिवार को, कि आज पूरे देश को ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, खुशखबरी मिली है, खासकर हम लोगों के लिए। क्योंकि 2 सीज़न होते हैं। जो सर्दियों के मौसम में बानीहाल या रामबन की बात की जाए तो रोड बंद रहता था, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, मुश्किलात का, चाहे स्टूडेंट हो या पेशेंट जो मरीज़ बाहर जाते थे इलाज करने की गरज से। और रही बात अब एरियल की, जो हवाई जहाज़ में टिकटों का किराया है वो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन ये आज पूरे कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि टूरिस्ट भी आएंगे, टूरिज़्म सीज़न बढ़ेगा। इसके साथ साथ इकोनॉमी, मईशत की जो बात है वो मईशत में भी मदद करेगा, क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री है कश्मीर में। सिर्फ एप्पल इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स की बात की जाए या फ्रूट की, खासकर जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको भी ये राहत की सांस मिलेगी कि अब कोई सीज़न स्पेशल नहीं रहेगा। उनका जो ट्रेड होगा उसमें सीज़न नहीं रहेगा, एनी टाइम वो मूव कर सकते हैं जो गुड्स होंगे वहाँ पे। तो ये खुशी की बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। तो ट्रेन अब चलती है और इस वक्त देखिए ये ट्रेन रवाना हो गई है और ये देखिए यहाँ पर ट्रेन चलती है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो इतिहास रचने जा रही है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और देखिए ये तस्वीरें बाहर की, ट्रेन चलती है और यहाँ से अब ट्रेन आगे रियासी की तरफ जा रही है। ये देखिए प्रधानमंत्री भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ट्रेन आगे बढ़ रही है। और ये एक लंबे समय से जो इंतज़ार था वो अब इंतज़ार खत्म हो गया है। मैं भी इस ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, इतिहास का साक्षी हूँ। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ये देखिए रेल मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं वो यहाँ पर हैं। और ये ट्रेन अब आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जब हम आगे जाएंगे, ये देखिए सामने भी देखिए किस तरह से बच्चे खड़े हुए हैं जो कि हाथों में झंडे लेकर खड़े हुए हैं। हर कोई इस इतिहास का गवाह बनना चाह रहा है। और देखिए बच्चे खड़े हुए हैं, तमाम जो जम्मू और आसपास के लोग हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कितना उत्साह है लोगों के अंदर। ये ऐतिहासिक पल है। एक लंबे समय से इंतजार था कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़े, जो अब जुड़ चुका है। और ये पहली ट्रेन जो कि जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है, वो पहली ट्रेन है। तो ये देखिए रेलवे के तमाम जो कर्मचारी हैं वो खड़े हुए हैं। और इस पूरे ट्रैक को बनाने में 22 साल लग गए। जो पुल है चिनाब, जो कि हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसको बनाने में 22 साल लग गए। और 359 मीटर ऊंचा ये जो चिनाब का ब्रिज है वो है। तो ट्रेन की स्पीड अभी कम है, धीमे धीमे ट्रेन आगे बढ़ रही है। सांगलदान रेलवे स्टेशन तक जाएंगे आज हम लोग और वहाँ से ट्रेन वापस आएगी। लेकिन कल जब कॉमर्शियल ट्रेन शुरू होगी तो यात्री यहाँ से श्रीनगर केवल 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। और किराया देना होगा महज 725 रुपये। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया जो है वो 1350 रुपये है, 1325 रुपये है। लेकिन जो चेयर कार है, एसी चेयर कार, उसका किराया महज
जो है वो 750 रुपये। देखिए यहाँ पर जितने भी मीडिया के साथी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, हर कोई यहाँ पर वीडियो बना रहा है, तस्वीरें ले रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक पल है और हर कोई चाहता है कि वो इस पल को अपने कैमरों में, आपके मोबाइल में कैद करें। मैडम, आप बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा है। मोरोवर मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, पूरा इंडिया मैंने ट्रैवल किया है। कश्मीर ऐसे श्रीनगर ट्रेन से जाने का कभी सोच भी नहीं पा रही थी, बट फाइनली अब हो रहा है। फ्लाइट्स महंगी हो, रोड खराब हो, कुछ भी हो, हमारी ट्रेन जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और देखिए पहली टनल के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। ये पहली टनल है जिसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी है और ये देखिए कि ट्रेन के अंदर सुरक्षा भी है। सुरक्षा बल के जवान जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात किए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी J&K में एक बड़ा कंसर्न है, तो सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और ये टनल के अंदर ट्रेन चल रही है। पहली टनल है, कटरा के बाद पहली टनल मिली है जिसके अंदर से ट्रेन जा रही है। और अब कुछ ही दूरी पर अंजी बड ब्रिज है जहां पर हम पहुंचेंगे। तो बस ये सामने जो है वो है माता वैष्णो देवी का मंदिर। सामने ट्रेन से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुर्गम पहाड़ियां आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। और ये यहाँ पर अब हम दूसरी जो टनल है उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। ये देखिए दूसरी टनल जो है उसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं। कुल 946 जो पुल हैं और इसके अलावा 36 टनल हैं, जिसमें एक टनल करीब 12 किलोमीटर लंबी है। तो ये दूसरी टनल है जिसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं और ट्रेन लगातार अपनी रफ्तार जो है वो पकड़ती जा रही है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी वंदे भारत, और 3 घंटे में आपको श्रीनगर पहुंचाएगी और 3 घंटे में ही श्रीनगर से वापस कटरा पहुंचाएगी। तो ट्रेन की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस टनल के बाद जो है अभी देखिए टनल लगातार चल रही है और इस ट्रैक पर करीब 25 रेलवे स्टेशन होंगे। ऊधमपुर से लेकर जम्मू से लेकर बारामूला तक करीब 25 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो जम्मू होगा। हालांकि जम्मू अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पर स्टेशन पर काम चल रहा है। लेकिन जब ये पूरा जो ट्रैक है वो चालू हो जाएगा तो इसमें करीब 25 रेलवे स्टेशन होंगे इस पूरे ट्रैक पर। अब हम इस टनल से आगे निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं और देखिए ये ट्रेन अब आगे जब आगे बढ़ रही है तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारे भी नज़र आएंगे, क्योंकि पूरे कश्मीर की जो झलक है वो इस ट्रेन से आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त हम अंजी बड ब्रिज से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अंजी बड ब्रिज है जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है और ये ब्रिज जो है 96 केबल पर टिका हुआ है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया है। भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है और देखिए नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि सेना के जवान भी हैं। ये देखिए सामने घर हैं, लोग तस्वीरें ले रहे हैं अपने मोबाइल से, इस ऐतिहासिक पल को जो है वो कैद कर रहे हैं। और एक और टनल शुरू हो गई है। तो अंजी बड ब्रिज के बाद अब जो दूसरा ब्रिज आने वाला है वो पूरे दुनिया का रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज है जिसका नाम है चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज भी बस कुछ ही पलों में आने वाला है। ये पल मेरे और मेरे कैमरामैन अशोक महालिक के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है और शायद ये पल मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। चेनाब ब्रिज के पास हम पहुंच चुके हैं और अगले कुछ ही पलों में चेनाब ब्रिज में आपको दिखाऊंगा। इस ट्रेन के जरिए जो ट्रेन पहली बार श्रीनगर जा रही है उस ट्रेन में मैं सवार हूं और इस ट्रेन से आपको चेनाब ब्रिज दिखाऊंगा। देखिए कितना नीचे, आप देखिए कितनी गहराई है, हज़ारों फीट की हाइट पर जो है वो ट्रेन जो है वो ऊपर चल रही है और चेनाब नदी बिल्कुल आपको देखिए नीचे दिखाई देगी, अभी कुछ ही देर में दिखाई देगी। और ये देखिए चेनाब ब्रिज जो है वो अब आ चुका है, चेनाब ब्रिज शुरू हो गया है। ये देखिए चेनाब ब्रिज जो है वो शुरू हो गया है और ये वो ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 300। आपने देखा मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। चेनाब ब्रिज से गुजर रही थी ट्रेन, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का सफ़र कर रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर और आपको इस वंदे भारत के ड्राइवर कैबिन से दिखाते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। इस वक्त मैं हूँ वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो कि अभी श्रीनगर की तरफ जा रही थी। अब वापस हम लोग लौट रहे हैं कटरा की तरफ और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। टनल है, इसका नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे साथ।
रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, थोड़ा सा ये जो पूरी परियोजना है इसके बारे में बताएं और आम लोगों के लिए कितना सुविधाजनक सफ़र होगा ये 272 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। अभी हम लोग दुग्गा स्टेशन से गुजर रहे हैं और ये जो परियोजना है, खास करके इसका जो कटरा से बनिहाल का जो एरिया है, इसमें 90% एरिया जो है या तो टनल से होकर के गुजर रहा है या फिर ब्रिजेज से होकर के गुजर रहा है। तो अभी हम लोग देखिए, एक टनल समाप्त हुआ, अब दूसरा टनल प्रारंभ हो गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। हर टनल में हम लोगों ने ये प्रोविज़न रखा है कि एक एस्केप टनल होगा, यानी कि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है। यह बैलास्ट लेस ट्रैक है, आप देख सकते हैं ट्रैक में किसी प्रकार का बैलास्ट नहीं है। और ये जो कॉकपिट है, इसको हम लोगों ने एरोप्लेन के कॉकपिट की तरह डिज़ाइन किया है। काफ़ी कंफर्टेबल सीटें दोनों पायलट और लोको पायलट के लिए प्रोवाइड की गई है। साथ ही इसमें कवच सेफ्टी डिवाइस लगाए गए हैं, फॉग सेफ्टी के लिए एक अलग डिवाइस लगाया गया है और सिस्टम को जो है पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया गया है। यह जो रेक है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने में सक्षम है। अभी कुछ सेक्शनल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सेक्शन नया होने के चलते, लेकिन रेक इज कैपेबल ऑफ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। दिस इज सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ये जो टनल्स हैं इसमें भी कई फीचर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्केप रूट हम लोगों ने लगाया है, जगह जगह पर हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है कभी भी कमने ना पाए, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स सब जगह लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जो कि एग्जॉस्ट फैन के रूप में काम करते रहेगा। तो ये जो है सारे टनल्स में इस प्रकार की सुविधाएं हम लोग ने दी है ताकि जो जर्नी है वो स्मूथ तरीके से होती रहे। सर, सफ़र सुहाना है, पूरे कश्मीर की झलक दिख रही है। बिल्कुल, इस सफ़र में हम लोग कश्मीर की वादियों को देखेंगे, टनल से गुजरेंगे, ब्रिजेज से होकर के चलेंगे और कई नए प्रतिमान गढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि यह जो है सिर्फ न जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का प्रयास है बल्कि पूरे देश को कश्मीर वैली से जोड़ने की हमारी कोशिशों का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह महान कार्य संपन्न हुआ है और इसके लिए हम सबको गर्व है और सारे देशवासियों के लिए आज खुशी और उल्लास का दिन है। सर, एक आखिरी सवाल, आम जो ट्रांसपोर्ट के दूसरे मोड हैं उनसे ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस का सफ़र है ये किस तरह अलग होगा? क्या इसमें लोगों को सहूलियत रहेगी? जम्मू तवी से कटरा होते हुए श्रीनगर जाने में ऐसे 6 से 8 घंटे का समय लगता है और अब जबकि यह सेवा चालू हो गई है तो मात्र 3 घंटे में श्री वैष्णो देवी धाम कटरा से श्रीनगर की यात्रा हम कंप्लीट करेंगे। जो हम रेगुलर ट्रेन चलाएंगे कल से, वो 8 बजे खुलेगी और 11 बजे ही पहुंच जाएगी, तो 3 घंटे में ये दूरी कंप्लीट होगी। तो जो यात्रा पहले 8 घंटे 10 घंटे में होती थी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, अब हर मौसम में सफ़र संभव हो पाएगा, कश्मीर जाना संभव हो पाएगा, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिलेगा और बाकी सारे लोगों को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी जो बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरी परियोजना है, क्या फीचर्स हैं और क्या कुछ सहूलियत यात्रियों के लिए रहेगी। तो ये देखिए सामने टनल से हम गुजर रहे हैं और बीच बीच में खुला स्पेस भी आता है। तो फिलहाल बहुत ही सुहावना ये सफ़र है। वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर केबिन से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।